नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम भारतीय न्याय संहिता अध्याय 1 का सेक्शन 2 यानी कि धारा 2 यानी कि परिभाषाएं आपको बताएंगे। सेक्शन 2 में क्या है, धारा 2 में क्या है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। उससे पहले हमें आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। मैंने पहले भी ये चीज़ कई बार बोला है कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको सारी वीडियोज़, सारी स्टडी वीडियोज़ एक ही चैनल पर मिलेंगी। लॉ रिलेटेड जितनी भी स्टडी वीडियो हैं वह सब आपको इस चैनल पे मिलेगी, और वह भी पूरी की पूरी। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज चलते हैं परिभाषाओं की ओर। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता धारा 2 कहती है कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो तो वहाँ पर ये परिभाषाएं होंगी। कौन कौन सी परिभाषा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में कार्य की परिभाषा दी गई है कि कार्य क्या होगा। आपको बता दो, कार्यों की एक जो अवली है का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का। कहने का मतलब ये है कि जो कार्य होता है वह कार्यों की जो अवली है वह उसी प्रकार से घोतक है। कैसे कि जिस प्रकार आप एक कार्य को करते हैं, जो कि किसी भी प्रकार का कार्य है जो न्यायालय के द्वारा मान्य है, वह इसमें कार्य कहलाता है। जैसे कि सबसेक्शन 2 कहता है, सबसेक्शन 2 धारा 2 की सबसेक्शन 2 कहता है कि जीव जंतु क्या होते हैं। तो यहाँ पर जीव जंतु से संबंध होता है मानव से भिन्न कोई जो जीवित प्राणी है वह जो है जीव जंतु कहलाता है। यानी कि मानव को छोड़ करके बाकी जो प्राणी है जिसमें जान है वह जो है जीव जंतु कहलाता है। इसमें तीसरी परिभाषा बालक की दी गई है। बालक से यहाँ से संबंध होता है 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है तो वह बालक कहलाएगा। जैसे कि हम सभी सोचते हैं ना कि भाई हम लोग बच्चा किसको मानते हैं, बालक किसको मानते हैं, कि जिसकी आयु जो है 5 वर्ष हो, 6 वर्ष हो, 8 वर्ष हो, 10 वर्ष। 10 वर्ष से ऊपर को हम अभी तक 15 वर्ष से ऊपर को हम लोग बालक नहीं मानते थे। तो आपको बता दें कि 18 वर्ष से अगर कम आयु है तो वह व्यक्ति जो है वह बालक कहलाएगा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। उसके बाद इसमें डेफिनेशन आती है कूटकरण की, कि कूटकरण क्या होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि एक चीज को दूसरी चीज के जैसा ही सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या फिर संभाव जानते हुए करता है कि वह उसकी प्रवंचना की जाएगी, वह जो है कूटकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई एक चीज को दूसरी चीज जैसा ही बना दे, या फिर दूसरी चीज को इस तरह से कर दे कि वह उसको पहली चीज बता सके, या फिर उसमें कुछ ऐसा कर दे जो कमियां जानते हुए भी वह ऐसे बन जाए कि नहीं, हम इसमें तो कोई कमी ही नहीं है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वह जो है कूटकरण कहलाता है। हम जो है इसमें एग्जाम्पल एक दे देते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के बराबर दिखा दे, या फिर ऐसा कह दे कि किसी व्यक्ति की जो है प्रवंचना हो सके किसी व्यक्ति, तो वह अगर ऐसा साबित ना किया जा सके तो वह जो है कि दूसरी चीज जो है इस प्रकार जो है पहली चीज के बराबर ही लग रही है, तो उसका आशय क्या था कि दूसरी चीज को पहली चीज के बराबर करके दूसरे को धोखा देना, तो वह जो है कूटकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई घोड़ा है, ठीक है, वह घोड़ा चल नहीं सकता, उसके पैर खराब है, लेकिन वह उसमें कुछ भी ऐसा करके उस घोड़े को चला करके दिखा दे कि इसके पैर तो बिल्कुल ठीक है, और जब आप घर लेके गए तो पैर उसके खराब निकले,
तो आप जाके फिर दोबारा बोले तो कि भाई इसके तो पैर खराब थे, नहीं हमने तो आपको चला के दिखाया था, घोड़ा तो चल रहा था, बट इन रियल उसके पैर खराब थे। तो आपको ऐसा दिखा देना कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, धोखा आपको देना एक तरह से, वह कूटकर्ण कहलाता है। जैसे कि कोई सामान आप देखते हैं, अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये हो जाता है कि देखने में वो सामान इतना अच्छा रहेगा कि आप ललायित हो जाओगे, हाँ यार ये चीज़ हम भी मंगा लेते हैं, ठीक है। जब वह सामान आपके घर में आता है तो पता चलता है कि लो उसमें तो इतने सारे डिफेक्ट हैं। फिर आप जो है, हालांकि जो है अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चीज़ों को वापस ले लेती है, लेकिन कुछ तो ऐसे जो है होते हैं कि वो नो रिटर्न का जो है सिंबल लगा देते हैं। अब नो रिटर्न है, आप वापस भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें कूटकर्ण में आ जाती हैं। इसमें न्यायालय की परिभाषा भी दी गई है कि न्यायालय से अभिप्राय क्या है, न्यायाधीश से है, जिसे कि जो न्याय करता है वह जो है कार्य करने के लिए विधि के द्वारा उसे अकेले सशक्त किया गया है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि विधि के द्वारा जो है उसको वहाँ पर बैठाला गया है कि वह जो है लोगों को न्याय दे सके। या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि उस न्यायाधीश निकाय का एक ऐसे निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। किसी ऐसे व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित किया गया, बैठाला गया है जो कि न्याय दे सके। जबकि ऐसा न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश निकाय न्यायीकृत कार्य कर रहा हो, और जो न्यायाधीश बैठाले गए हैं वह जो है विधि के पक्ष में, विधि के अनुकूल जो है वह कार्य कर रहे हैं, तो वह न्यायालय कहलाएगा। यहाँ पर मृत्यु की भी डेफिनेशन दी गई है। मृत्यु से यहाँ पर अभिप्राय है कि जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मानव की मृत्यु हो जाती है। यानी कि वह जो है यहाँ मृत्यु ये कह सकते हैं कि जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक जो वह कार्य करता है, अगर वह कार्य वो नहीं कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि वह व्यक्ति मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति की। बेईमानी को भी यहाँ पर डिफाइंड किया गया है कि क्या होती है बेईमानी। बेईमानी से यहाँ पर आशय है कि कोई कार्य करना, यानी कि जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे, कोई ऐसा कार्य जो है करना जिससे कि उस व्यक्ति को कुछ लाभ हो सके, या फिर अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करना, कोई ऐसा कार्य जिससे या तो उसको लाभ हो सके या फिर उसको लाभ भी नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे की हानि के कारण, कि दूसरे को हानि हो जाए, वह ऐसा कार्य कर रहा है तो उसको बेईमानी कहा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए 1 किलो चीनी खरीदते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, 1 किलो चीनी में वो बाट ऐसे रखता है कि उसमें से थोड़ी चीनी कम तौलता है, तो जिससे कि उसको थोड़ा सा लाभ हो सके, तो ये जो है बेईमानी कहलाएगा। वह इसमें परिभाषित किया गया। इसमें दस्तावेज को भी परिभाषित किया गया है कि क्या होता है दस्तावेज। यहाँ पर दस्तावेज से संबंध जो है ऐसा कोई विषय होता है जिसका किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या फिर चिन्ह के साधन के द्वारा, या फिर उनमें क्या होता है एक से अधिक साधनों द्वारा किसी चीज़ का अभिव्यक्त किया गया है, कुछ चीज़ लिखा गया है, या फिर इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सामान आ जाता है, डिजिटल अभिलेख आ जाता है, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने से आ सके। तो यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख जो कि साक्ष्य के रूप में प्रकट किया जा सकता है, वह भी दस्तावेज कहलाया जाएगा। यहाँ पर कोई साधन हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, कोई अंक हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाता है, ऐसा कुछ भी जो कि न्यायालय में साक्ष्य के रूप में अगर जो है दिखाया जा सकता है तो वह दस्तावेज कहलाया जाएगा। जैसे कि बैंक कार्ड पर दिया गया चेक, वह दस्तावेज है, ठीक है। मुख्तारनामा दस्तावेज है, या फिर कोई भी मानचित्र है, रेखांक है, जो कि साक्ष्य के रूप में न्यायालय में उपयोग में लाया जा सकता है, वह सब जो है वह दस्तावेज कहलाएगा। उसके बाद कपटपूर्ण को भी डिफाइन किया गया है। इसमें कपटपूर्ण से आशय यहाँ पर कोई ऐसा कार्य करना जो कि कपट के आशय से किया गया हो, ऐसे कोई कार्य अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं होता है। यानी कि कुछ भी ऐसा करना जो कि कपट जो है, जैसे कि हमने बताया आप दूध लेने जाते हो, ठीक है, तो दूध लेने जाते हो तो दूध वाला ग्वाला क्या करता है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देता है,
वह कपट है। ऐसे अनेक जो है कार्य हो जाते हैं, तो ये चीज़ कपट कहलाती है। यानी कि जो कपट के भावना से अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह कपट कहलाएगा। यहाँ पर लिंग भी परिभाषित किया गया है। लिंग से मतलब यहाँ पर पुल्लिंगवाचक शब्द है वह, और उसके प्रयोग, ये जो प्रयोग है वह किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो या फिर जो है उभयलिंगी हो। तो यहाँ पर जो शब्द वह है उसका प्रयोग या फिर उसके है उसका प्रयोग तीनों के लिए किया जा सकता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह महिला हो चाहे वह उभयलिंगी हो, सबके लिए इसका प्रयोग होगा। इसमें सदापूर्वक की भी परिभाषा दी गई है। सदापूर्वक यानी कि कोई बात जो है वो श्रद्धापूर्वक की गई है, विश्वास के साथ की गई है। अगर जो बात विश्वास के साथ नहीं की गई है तो फिर वहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि ये जो है विश्वास के द्वारा नहीं की गई है या बिना विश्वास के की गई है। तो श्रद्धापूर्वक भी इसमें डिफाइन किया गया है। यहाँ पर सरकार को भी डिफाइन किया गया है कि क्या होता है सरकार। यहाँ पर सरकार से मतलब केंद्र सरकार से है या फिर कोई राज्य सरकार से है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सरकार से इसमें परिभाषित किया गया है। यहाँ पर संश्रय भी डिफाइंड किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, जो आयुध है, गोला बारूद है या वाहन का साधन अगर कोई देता है या फिर किन्हीं साधनों से, चाहे वह उसी प्रकार के हों, हाँ या नहीं, जिस प्रकार के उपकरण में यह बताया गया, किसी व्यक्ति को सहायता पर पकड़े जाने से बचाने के लिए भी यह संश्रय का मतलब होता है। संश्रय मतलब कि किसी को किसी भी प्रकार से आश्रय देना, चाहे आप उसको पानी पिला रहे हो, चाहे उसको आप खाना खिला रहे हो या अपने घर पे रख रहे हो या फिर उसको कपड़े प्रोवाइड करा रहे हो या फिर उसको भागने के लिए गाड़ी दे रहे हो, साधन दे रहे हो, ये सब भी नहीं कर रहे हो तो पैसा दे रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे उसकी हेल्प हो सके, अगर वह अपराधी है तो इसको संश्रय कहा जाएगा। या फिर पुलिस से पकड़ने में उसकी मदद कर रहे हो तो यह सब संश्रय कहा जाएगा। यहाँ पर क्षति को भी परिभाषित किया गया है। क्षति से मतलब यहाँ पर कोई अपहानि से है, यानी कि जो किसी व्यक्ति के शरीर से, चाहे वह शरीर की क्षति कर रहा हो या मन का या ख्याति का या संपत्ति को अवैध रूप से अगर कारित कर रहा है तो वह क्षति कहलाएगी। यहाँ पर अवैध को भी परिभाषित किया गया है। अवैध क्या होता है, यानी कि कोई भी कार्य करने के वैध रूप से अगर वह अलग है तो वह अवैध शब्द होगा। यहाँ पर जो अवैध शब्द है वह प्रत्येक उस बात पर लागू होता है जो कि अपराध हो, जो कि विधि द्वारा जो है प्रतिषेध हो या फिर जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न कर रही हो या फिर कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाएगा या फिर जो वैध रूप से उस बात को करने के लिए आबद्ध था वह उस कार्य का लोप कर रहा है, यानी कि वह उस कार्य को नहीं कर रहा है, तो वह अवैध कहा जाएगा। यहाँ पर न्यायाधीश को भी परिभाषित किया गया है कि न्यायाधीश से संबंध ऐसे व्यक्ति से है जो कि आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो। इसके अंदर ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है जो कि जो है न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ हो या न्यायाधीश के रूप में आधिकारिक तौर से कार्य कर रहा हो, भले ही वह न्यायाधीश ना हो तो भी वह न्यायाधीश कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत जो कोई भी विधिक कार्यवाही में हो, चाहे वह सिविल हो या फिर दांडिक हो, अंतिम निर्णय जो होता है या फिर जो कोई ऐसा निर्णय होता है जिसके विरुद्ध जो है अपील ना की जा रही हो, वह अंतिम निर्णय ही कहलाएगा। और ऐसा जो निर्णय होगा वह किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा अगर पुष्ट किए जा रहा है वह तब भी वह अंतिम निर्णय हो जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो विधि के द्वारा सशक्त हो वह न्यायाधीश कहलाएगा। यानी कि जो व्यक्ति अंतिम निर्णय देगा वह न्यायाधीश कहलाएगा। अलग शब्दों में अगर हम बात करें तो जो कोई व्यक्ति जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो उस व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, वह न्यायाधीश कहलाएगा। यानी कि न्यायाधीश स्वयं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश के पद पर बैठाला गया हो और जिसका निर्णय अंतिम हो, तो वह भी न्यायाधीश कहलाया जाएगा। इसका मतलब ये है। यहाँ पर जीवन को भी परिभाषित किया गया है। जीवन से संदर्भ
क्या है कि ऐसा कोई जीवन जो प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यानी कि मानव के जीवन से संबंधित हो, तो वह जीवन कहलाएगा। यहाँ पर जीवन का मतलब है मानव जीवन से। पुरुष भी परिभाषित किया गया है। पुरुष यानी कि किसी भी आयु का मानव जो नर हो वह पुरुष कहलाएगा। मास और वर्ष को भी इसमें डिफाइन किया गया है। जहाँ कहीं भी मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया जाए तो यहाँ यह समझ आ जाना चाहिए कि मास या वर्ष की गणना जो है वह ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर होगा। यहाँ पर जंगम संपत्ति को भी परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत भूमि और वे चीज़ें जो कि भूमि से संबंधित हो, जो भूबद्ध हो, जो किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, उसके सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है, वह जंगम संपत्ति कहलाएगी। वचन शब्द को भी परिभाषित किया गया है। यहाँ पर वचन शब्द जो है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन के घोतक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होता है और बहुवचन के घोतक शब्दों में एक वचन सम्मिलित होता है। यानी कि इसमें एक वचन हो चाहे वह बहुवचन हो, वह वचन ही कहलाएगा। इसके अंतर्गत शपथ को भी परिभाषित किया गया है। शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित जो सत्यनिष्ठ प्रतिजान है या फिर कोई ऐसी घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाए। कोई लोक सेवक के समक्ष अगर कोई घोषणा कर रहा है तो वह शपथ कहलाएगा। न्यायालय में कर रहा है, अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग में किया जा रहा है तो वह विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है तो वह शपथ कहलाएगा। यहाँ पर अपराध को भी परिभाषित किया गया है। यह उपखंड खा में से उल्लेखित जो अध्याय हैं उन धाराओं में से जो अपराध शब्द है से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई भी बात अभिप्रेत है तो वह अपराध के अंतर्गत आएगा। का अध्याय 3 के निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5 और धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 119, धारा 120, धारा 123, धारा 127 की उपधारा जो 7 है और उपधारा 8। इसके अलावा धारा 122, धारा 130, धारा 231, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में जो अपराध शब्द है इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि द्वारा या फिर स्थानीय विधि के अधीन अगर कोई दंडनीय है तो कोई बात इसके अंतर्गत आता है। यानी इन सभी धाराओं में जो अपराध शब्द बताया गया है वह इसके अंतर्गत आता है। इसका खंड खा क्या कहता है कि धारा 189 की उपधारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, 249, 229, धारा 253, धारा 229 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का अर्थ जो है उस दशा में वही होगा जिसमें कि विशेष विधि द्वारा या फिर स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 माह या फिर उससे अधिक का कारावास हो, चाहे वह जुर्माना सहित हो या रहित हो, तो वह जो है दंडनीय है तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर लोप को भी परिभाषित किया गया है क्योंकि आप देखेंगे कि इस हर जगह लोप वर्ड आता है तो लोप का मतलब क्या होता है। तो लोप की अवलिका उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एकत्र लोप का, यानी कि कोई चीज़ अगर वहाँ पर मतलब विधि के विरुद्ध हो रहा है तो उसको लोप कहेंगे, कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है जो होनी चाहिए तो उसको लोप कहेंगे। व्यक्ति भी डिफाइंड किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी आ सकती है, कोई भी संगम आ सकता है, कोई भी व्यक्ति निकाय आ सकता है, यानी फर्म, कंपनी, पर्टिकुलर व्यक्ति, चाहे वह निर्गमित हो या नहीं हो, यानी वह रजिस्टर्ड है या नहीं है, वह जो है व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। लोक भी इसमें डिफाइन किया गया है। लोक क्या होता है? लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग आ सकता है, कोई भी समुदाय, ये सब लोक कहलाएगा। लोक सेवक भी इसमें डिफाइन किया गया है। लोक सेवक से संबंध ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि
निम्न में से किसी के अधीन आता हो, जैसे कि सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त जो अधिकारी है वह लोक सेवक कहलाएगा। प्रत्येक न्यायाधीश जो है जिनके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो कि किसी न्याय निर्णायक कृत्यों का यानी कि न्यायालय के कार्य जो है उसका, चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में अगर निर्वहन करता है और विधि द्वारा सशक्त किया गया है तो वह लोक सेवक है। इसके अलावा न्यायालय का वह हर एक अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर और कमिश्नर जो आते हैं, जिनका ऐसे अधिकारी के नाते एक कर्तव्य हो कि वह विधि और तथ्य के किसी भी मामले में अन्वेषण कर सकें, यानी कि छानबीन कर सकें, रिपोर्ट पेश कर सकें, या फिर कोई दस्तावेज बना सकें, या फिर अगर वो कुछ प्रमाणित करते हैं तो उसको कर सकें, या फिर किसी संपत्ति का भार संभालने, या फिर उस संपत्ति का व्यलन करने यानी उसका यूज करने, उसका निष्पादन करने, या फिर कोई शपथ ग्रहण कराता है अगर कोई, या फिर निर्वचन करता है, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं भी पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अगर प्राधिकृत किया गया है तो वह जो है लोक सेवक कहलाएगा। किसी भी न्यायालय या लोक सेवक की अगर कोई सहायता करने वाला जो है, जो असेसर होता है या पंचायत का सदस्य है, वह भी लोक सेवक कहलाएगा। वह प्रत्येक मध्यस्थ व्यक्ति या फिर अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय ने या किसी जो अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी ने कोई मामला दिया है, कोई विषय दिया है, कोई विनिश्चित करने के लिए दिया है, या रिपोर्ट अगर कोई पेश करने के लिए दिया है तो वह उस समय लोक सेवक कहलाएगा। प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने या फिर रखने या करने के लिए अगर सशक्त हो तो वह लोक जो है कहलाएगा, लोक सेवक कहलाएगा। अब यहाँ पर परिरोध का मतलब है जेल में रखने, या फिर उसको जेल में जो है देखरेख करने के लिए, या फिर जेल कराने के लिए अगर किसी को कहा गया है विधि द्वारा तो ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक कहलाएगा। सरकार का वह प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपने अपराधों का निवारण करे, जो भी अपराध हो रहे हैं वहाँ पर उसका निवारण करे, अपराधियों की सूचना दे, अपराधों की सूचना दे और अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, वह लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का संचरण करे तो वह लोक सेवक कहलाएगा। प्रत्येक ऐसा अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य बनता है कि वह सरकार की ओर से किसी भी संपत्ति को ग्रहण करे, संपत्ति को प्राप्त करे, उसको रखे, उसका व्यय करे, या फिर सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण करे, कोई निर्धारण करे, कोई संविदा करे, या फिर वह किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, किसी भी मामले में वह जो जांच करे, अन्वेषण करे, रिपोर्ट दे, सरकार को धन संबंधी हितों की संबंधी दस्तावेज को बनाए, प्रमाणित करे, या फिर रखे, या फिर सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि का अगर वह प्रयोग करे तो वह भी लोक सेवक कहलाएगा। इसके अलावा प्रत्येक ऐसा अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह कोई गांव है, कोई नगर है, कोई जिला है, कोई पंथ निरपेक्ष जो है, या कोई सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को अगर ग्रहण कर रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है, उसको बेच रहा है, उसको जो है ध्यान रख रहा है, तो ऐसा करने वाला भी या फिर ऐसा दस्तावेज बनाने वाला जो व्यक्ति है वह, या प्रमाणित करने वाला व्यक्ति है, वह भी लोक सेवक कहलाएगा। इसके अलावा प्रत्येक वह व्यक्ति जो कोई भी ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचन या नामावली अगर तैयार कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, बना रहा है, या निरीक्षण कर रहा है, निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भी जो आ गए उसको संचालित कर रहा है, या फिर ऐसा करने के लिए उसको सशक्त किया गया है तो वह भी लोक सेवक कहलाएगा। इसके अलावा सरकार की सेवा या वेतन में से या फिर किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए अगर सरकार से फीस या कमीशन के रूप में अगर किसी को पारिश्रमिक आता है तो वह भी लोक सेवक कहलाएगा। इसके अलावा साधारण खंड अधिनियम 1997 की धारा 3 खंड 31 में यथा परिभाषित किसी भी स्थान का कोई भी प्राधिकारी है या कोई भी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अगर कोई स्थापित कोई निगम है, कोई कंपनी है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी को अगर सेवा प्रदान कर रहा है, वेतन उसको मिल रहा है तो वह भी लोक सेवक
की डिफिनेशन में आएगी, यानी कि यह सब जो है वह लोक सेवक कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद बिल को भी परिभाषित किया गया है। यहाँ पर बिल का मतलब है कि कोई भी वसीयती दस्तावेज है तो उसको बिल कहा जाएगा। महिला से या संबंध यहाँ पर किसी भी आयु की मानव नारी है तो वह महिला कहलाएगी। सदोष अभिलाभ को भी यहाँ पर जो है परिभाषित किया गया है, यानी कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी भी संपत्ति का अभिलाभ अगर किसी को अभिप्रेत हो रहा है तो अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वह वैध रूप से अधिकारी है। यहाँ पर अभिलाभ का मतलब है कि उस व्यक्ति को अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो। सदोष हानि से संबंध क्या है कि किसी को भी विधि विरुद्ध अगर कोई साधनों के द्वारा किसी को अगर हानि हो रही है तो वो जो हानि उठाने वाला जो व्यक्ति है वह सदोष हानि यानी वैध रूप से उसका हकदार होगा, सदोष हानि का हकदार होगा। इसके बाद यहाँ पर सबसेक्शन 39 में यह भी कहा गया कि उन शब्दों पदों के जो कि इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित अगर नहीं है, यानी कि हमने सारी डिफिनेशन तो परिभाषित कर दिया लेकिन जो इस परिभाषा में नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित हैं तो उसके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम संहिता में हैं। इसके अलावा इस संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है उसके प्रतिनिर्देशन और यथार्थ जो भारतीय सुरक्षा दूसरी संहिता है उसमें 2023 से लिया गया है। यानी कि ये सब परिभाषा इसमें दी है, जो परिभाषा नहीं दी है वह इसके अनुकूल होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।